नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम 10वीं कक्षा स्टेट बोर्ड एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तक के दूसरी इकाई के पाठ क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। इस पाठ के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 82, पेज नंबर 82। बच्चों, यह पाठ हिंदी साहित्य के महान लेखक अमृतलाल नागर जी से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की बातचीत पर आधारित पाठ है। यह एक साक्षात्कार है। आइए देखते हैं सर्वप्रथम गद्य संबंधी। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन यानी उस समय के राजनीतिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, सोशल परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। तिवारी जी पूछते हैं, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल यानी आपने लिखना कब शुरू किया, आपका प्रारंभिक दौर कैसा था, तो आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था। साहित्यिक बच्चों, इसमें मूल शब्द है साहित्य। इस साहित्य शब्द के आगे इक प्रत्यय जोड़ दीजिए तो विशेषण रूप हो गया साहित्यिक। ई छोटी, इसलिए यह साहित्यिक। साहित्य यानी लिटरेचर, साहित्यिक लिटरेरी। माहौल एनवायरनमेंट क्या था, किन लोगों से प्रेरित होकर, प्रेरणा पाकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके, रोल मॉडल क्या थे। नागर जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप जीवन में अगर बहुत अधिक अच्छा लिखना चाहते हैं तो पहले बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कीजिए। इतना अधिक पढ़ लीजिए कि वह आपकी लेखनी में छलकने लगे। आरंभ में, शुरुआत में ही कवियों को ही मैं अधिक पढ़ता था। कवियों के नाम ये बता रहे हैं, स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम जी की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर, छापा प्रिंटिंग, प्रेस का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं, मैगजीन, वीकली मैगजीन, मंथली मैगजीन मंगाते थे मेरे पितामह, दादाजी। एक सरस्वती। बच्चों, यह हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित और प्रारंभिक पत्रिकाओं में से एक हैं, हिंदी की सरस्वती। और दूसरी पत्रिका का नाम था गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने अमर कहानीकार, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का साहित्य था, कौशिक जी का साहित्य था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े। उपन्यास, नॉवेल, मराठी में इसे कादंबरी कहते हैं, इंग्लिश नॉवेल कहते हैं, हिंदी में उपन्यास कहते हैं। शरत चंद्र जी को बाद में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ बच्चों, इस उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। और इस उपन्यास की खूबी यह है कि इसमें सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर यह उपन्यास लिखा गया है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इसमें प्रार्थना लेखक ने लिखी है और इतना प्रसिद्ध यह उपन्यास हुआ कि उस उपन्यास में लिखी गई प्रार्थना भारत के लोगों की आज़ादी की लड़ाई का जयघोष बन गया। आपने सुना होगा वंदे मातरम। वह प्रार्थना, वह गीत इसी उपन्यास में से लिया गया है। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तिवारी जी अब पूछते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे हैं? तो नागर जी कहते हैं, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी, कविता लिखना मैंने प्रारंभ किया और वह प्रसंग था साइमन कमीशन।
साइमन गो बैक, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसे बायकॉट किया गया, बहिष्कार के समय 1928-29 के दौर में लाठी चार्ज हुआ। बच्चों यहाँ पे दो शब्द आए, लाठी और चार्ज। इसे शब्दों के अर्थ में संकर शब्द कहते हैं। इस अनुभव से ही मेरी पहली कविता फूटी, कब लाऊं कहों लाठी खाए, इसे ही मेरे लेखन का आरंभ मानिए। तिवारी जी, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे, और अगर मैं जाता आंदोलन करने अंग्रेजों के खिलाफ तो स्वाभाविक है पिता की नौकरी चली जाती। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी, लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में अपशकुन नाम से। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी जी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदयेश थे जिनकी लेखन शैली लिखने की भाषा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उस स्टाइल से मैं बहुत प्रभावित हुआ, उस शैली से। तिवारी जी अब कहते हैं, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? बच्चों, हिंदी शब्द है व्यक्तित्व, व्यक्तिमत्व मराठी शब्द, हिंदी में व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। नागर जी, हाँ निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तिवारी जी कहते हैं, आपने लेखन में गरीबों के प्रति, गरीबों हमेशा र बड़ी की मात्रा, गरीबों में गरीब, गरीबी, गरीबों के प्रति जो करुणा दया दिखाई है वह किससे प्रभावित है? तो नागर जी कहते हैं, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है, इसका सबूत है। हमारे पारिवारिक संस्कार, मूल शब्द परिवार, इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया गया, इस तरह से विशेषण बना पारिवारिक, याद रखिएगा। संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत अनोखा गुण था कि वे कभी किसी के भी दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। खुशियों में भले ही न पहुंचे, लेकिन दुख दर्द में, तकलीफ में पिताजी तुरंत पहुंच जाते थे। तिवारी जी कहते हैं, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चल रही थी। क्या उनका भी आप पर कुछ असर पड़ा, प्रभाव पड़ा? नागर जी कहते हैं, अरे उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बमकांड हो चुका था, 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। बच्चों, काकोरी बमकांड, लखनऊ के पास एक स्टेशन काकोरी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास एक स्टेशन था काकोरी। अंग्रेज सरकार भारतीयों से लूटा हुआ खजाना जहाज के मार्फत इंग्लैंड भेजना चाहती थी, और वह खजाना बाय ट्रेन गुजर रहा था। उसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लूटा इस उद्देश्य से कि वह खजाना भारत का है, उस संपत्ति पर भारत के लोगों का अधिकार है। उस धन से क्रांति की मशाल को प्रज्वलित किया जाएगा, रोशन रखा जाएगा, और अंग्रेज़ों की इस दास्ता से, गुलामी से भारत को जल्द से जल्द मुक्ति दिलाई जाए। इस उद्देश्य से इस ट्रेन को रोक कर लूटा गया। नज़दीक ही सामने ही काकोरी स्टेशन था, इसलिए जब वह केस बना तो अंग्रेज़ों ने उस केस को नाम दिया काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, काकोरी कांड, काकोरी बम कांड। बच्चों, इस तरह के प्रश्न स्वमत के लिए आप तैयार रखिएगा। साइमन कमीशन, काकोरी बम कांड। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। तिवारी जी कहते हैं, पूछते हैं, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? और एक महत्वपूर्ण आपके लिए स्वमत का प्रश्न, साइमन कमीशन, काकोरी बम कांड और आर्य समाज, इन पर अधिक से अधिक जानकारी आप गूगल पर या अन्य किताबों से पढ़कर तैयार रखिए। स्वमत या निबंध के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। बच्चों, आर्य समाज के फाउंडर पर्सन, संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने पूरे देश से आह्वान किया, अनुरोध किया, एक नारा दिया, वेदों की तरफ लौटो, कम बैक टू वेदास। स्वामी दयानंद सरस्वती ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने चारों वेदों और सारे धर्म ग्रंथों का गंभीरता से गहन अध्ययन कर
एक पुस्तक रची, सत्यार्थ प्रकाश, और उसी पर पूरा आर्य समाज उसका अनुसरण करता है, चलता है। तो आर्य समाज एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस संदर्भ में अवश्य पढ़िए। तो आर्य समाज का भी कुछ प्रभाव पड़ा। तो नागर जी कहते हैं आरंभिक असर है थोड़ा जरूर, शुरुआती दौर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू जी से मेरी भेंट, मेरी मुलाकात 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी, एडमिट थी, और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माताजी के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर, जो कि उनके परिचित थे, कोई और आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो वहीं उनसे मेरी भेंट हुई, और जो प्रायः अक्सर होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। मोतीलाल नेहरू जी की पत्नी, जवाहरलाल नेहरू जी की माताजी स्वरूप रानी जी एडमिट थी अस्पताल में। लेखक नागर जी के भाई भी अस्पताल में एडमिट थे। क्योंकि स्वरूप रानी जी का अपना जीवन प्रारंभिक, उनकी कश्मीर की भाषा, उनके कश्मीरी लोगों से आत्मीयता, उन लोगों के बीच जीवन बीता है। तो वे लोग जब उन्हें पता चला तो वे इनसे मिलने आते। उनके साथ कश्मीर से आए हुए, बसे हुए लोग इनके हालचाल पूछने अक्सर आते रहते। इनके अतिरिक्त और कोई परिचित वहाँ पर नहीं था। इस वजह से नागर जी उन्हें, उनके प्रति संवेदना रखते हुए उनके हालचाल, उनकी सेवा करने अक्सर वहाँ पर जाया करते थे। यह किस्सा है। तिवारी जी आपका पूछते हैं कि आपका पहला उपन्यास कौन सा है? तो वे कहते हैं मेरा पहला उपन्यास 1944 में महाकाल है। काल का मतलब होता है बच्चों समय, और काल का एक और अर्थ होता है मौत। तो ये महाकाल, महामौत, यानी भारत देश में बारिश न हो तो उसे हम कहते हैं अकाल, सूखा पड़ना। एक महाअकाल पड़ा था और वो चारों तरफ मौत के तांडव के रूप में, महाविनाश, महाविध्वंस के रूप में फैला था। उसी पर आधारित है यह शीर्षक महाकाल, जो छपा था 1946 में। बंगाल से लौटकर मैंने इसे लिखा था। तो क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी में भूख, भूख हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी में जब भी आप लिखिए भूख, तो नागर जी कहते हैं हाँ। तो तिवारी जी ने पूछा, नागर जी आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क और प्रभाव में रहे हैं? नागर जी इसका उत्तर देते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी जी, प्रेमचंद जी, किशोरी लाल गोस्वामी जी, लक्ष्मीधर वाजपेयी जी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे, वे आजानुबाहु थे। उनके हाथ के पंजे जब वे चलते थे तो घुटनों तक छूते थे, और वे अक्सर इसी वजह से अपने कुर्तों की बाहों को ढीला रखते थे ताकि वे घुटने से नीचे तक झूलती रहती थी, इसलिए उसे आजानुबाहु कहते हैं। तो ढीला कुर्ता पहनते थे। कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग 1919 जनरल डायर के निर्देश पर अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारतीयों पर जो गोलियां चलाई गई, जो नरसंहार हुआ, तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम को एक स्वतंत्रता संग्राम की दशा और दिशा बदलने वाला यह कांड जलियांवाला बाग, बहुत सारे लोग उससे प्रेरित हुए। तो माधव शुक्ल जी भी जलियांवाला बाग की खून भरी मिट्टी हमेशा अपने कुर्ते की जेब में रखा करते थे। सोचिए प्रभाव।
क्रांति का, अंग्रेजों के प्रति आक्रोश। 1931 से 37 तक, बच्चों यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जलियांवाला बाग इस प्रसंग 1919 में घटना घटित हुई, 2019 में 100 वर्ष इस घटना के पूरे हुए हैं और अंग्रेज़ हुकूमत ने अभी तक इस नरसंहार के लिए भारत से माफ़ी नहीं मांगी है। और वैसे भी उन्होंने माफ़ी मांगनी शुरू की तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिलवक्त आप इसे प्रश्न उत्तर के तौर पर लिखने के लिए ज़रूर इस संबंध में जानकारी इकट्ठा रखिए। खून सनी मिट्टी हमेशा अपने साथ रखते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। तिवारी जी, पुराने साहित्यकार में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी कहते हैं तुलसीदास जी को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया था। घुट्टी में पिलाया जाना प्रारंभिक संस्कारों में ही होना, मतलब इतना अधिक अध्ययन कर दिया, ऐसे लगता है कि वो अभी रगों में है, संस्कारों की तरह धमनियों में है, भुलाए नहीं भूल सकता। बाबा जी यानी दादाजी शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। आप बाबा कहिए, पिताजी कहिए, दादाजी कहिए, जो भी घर के बड़े बुजुर्ग थे, वे यह रामचरितमानस, बच्चों हमने बरसई जलद जो कविता पढ़ी है वह रामचरितमानस से ही, कृष्णकंधा कांड से ली गई कविता है। ये सब जोर से उन्हें रोज़ पढ़वाया जाता था। श्लोक जो है वे ज़बरदस्ती याद करवाए जाते थे। नागर जी कहते हैं, तिवारी जी कहते हैं, नागर जी आपने खंजन नयन, बच्चों यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास, कृष्ण भक्त कवि सूरदास, उनके जीवन पर यह उपन्यास लिखा है अमृतलाल नागर जी ने, खंजन नयन। मैं सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? तो नागर जी कहते हैं नेत्रहीन ऐसे व्यक्ति जिनकी नज़र दृष्टि लुप्त हो चुकी हो, जिनकी आंखें न हो, उन्हें क्रूरतापूर्वक अंधा कहा जाता है, लेकिन सही शब्द उनके लिए नेत्रहीन, चक्षुविहीन के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियाँ कभी कभी बहुत सच होती हैं। सूर पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर यानी सूरदास जन्मांध थे, जन्मांध जन्म से अंधे, तो जन्मांध थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख या मन? महत्वपूर्ण फिलॉसॉफिकल क्वेश्चन है बच्चों, दार्शनिक प्रश्न कि देखता कौन है, हमारी आँख देखती है या मन? आँख तो सिर्फ माध्यम है, जबकि सच देखने वाला मन है, मन देखता है। तिवारी जी, क्या आपने कभी अपने लिखने की सार्थकता यानी सफलता की परख की है, पहचान की है? हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं, रीडर्स रिएक्शन का पता चलता है। नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है, यात्राएं काफ़ी की, आप काफ़ी घूमे हैं। हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का मैंने भ्रमण किया है। अखंड भारतवर्ष, आज़ादी से पूर्व का भारत, 1947 से पहले का भारत, उसके लिए कहा गया है अखंड भारतवर्ष। पेशावर स्थान का नाम है, पेशावर जो इन दिनों पाकिस्तान में है बंटवारे के बाद। पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर, चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान, उनकी साइकोलॉजी को भी समझने का मुझे बहुत मौका मिला। तिवारी जी, आपने अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? नागर जी कहते हैं अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उससे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर से पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं उनकी कहानियों में। रशियन ऑथर टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी के राजनीतिक यात्रा के प्राय पहले गांधी जी के ये आध्यात्मिक गुरु टॉल्स्टॉय। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने फार्म हाउस का नाम भी टॉल्स्टॉय फार्म रखा था। टॉल्स्टॉय की विश्व प्रसिद्ध रचना है वॉर एंड पीस, रशियन ऑथर, रूसी लेखक,
और चेखव, अंतोन चेखव। बच्चों इनकी कहानी 9th में हमने पढ़ी थी, जूलिया। इन सारे लेखकों की रचनाएं भी नागर जी को बहुत प्रिय हैं। तिवारी जी, आपने तो पत्रों का बहुत संकलन किया है, कलेक्शन किया है। नागर जी कहते हैं हाँ, बहुत पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, अरेंज नहीं हुआ है। मैंने प्रत्येक जाति के, कास्ट के, जातियों के रीति रिवाज को इकट्ठे किए हैं। इसके लिए बहुत घूमना पड़ा है, बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल एक विश्व प्रसिद्ध रचना है अमृतलाल नागर जी की। गदर के फूल के लिए मुझे काफ़ी लोगों से मिलना जुलना पड़ा। आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया। हाँ, बहुत करना पड़ा। नाचियो बहुत गोपाल, यह नागर जी की और एक पुस्तक का नाम। नाचियो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। नागर जी, तिवारी जी कहते हैं नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? तो नागर जी इसका फिलोसॉफिकल उत्तर देते हैं, दार्शनिक उत्तर। हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति, मन की रफ्तार आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है, पवित्र जल है, जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं, प्रभावित होते हैं। मन प्राण से ही तो सधता है, अपने उद्देश्य प्राप्त करता है, साकार होता है। तिवारी जी, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है? तो नागर जी इसका उत्तर देते हैं हाँ, सूर में मैंने एक जगह लिखा है, सूर ने एक जगह लिखा है, सूरदास जी ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में, कितनी दिशाएं? 10 दिशाएं, 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। इंग्लिश का शब्द आया इंट्यूटिव आई। जब जीवन में आप स्थिर होना चाहें तो आप पूरे ध्यान को योग के द्वारा एक जगह केंद्रित करें तो आप 10 दिशाओं में देख लेंगे। ये सूर का दावा है। आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी एनर्जी एक ही एनर्जी सेंटर पे केंद्रित हो, इंट्यूटिव आई। तिवारी जी कहते हैं नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बट ऑल्सो आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया, हमने उसका भी ख्याल नहीं रखा। नागर जी कहते स्वास्थ्य ठीक है मेरा, पत्नी जी की मृत्यु के बाद एक टूटन, एक थकान, एक अकेलापन आ गया है जीवन में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा, लिखने के अलावा और चारा ही क्या है, और रास्ता ही क्या है, और उपाय ही क्या है मेरे पास। तुम लोग तो यह शुक्र मनाओ, यह प्रार्थना करो कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। एक नाव के यात्री, इस पुस्तक से यह पाठ लिया गया है। तो बच्चों, इस तरह से लेखक, किताबें, किताबों की यात्रा, लेखकों की सोच का बहुत ही दिलचस्प पाठ हमने देखा। अगले भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।